कहते हैं भैरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। और अगर लोगों ने कान ही बंद कर रखे हों, जानबूझकर लोग बहरे बने हुए हों, तो वाकई कोई हृदय विदारक घटना या कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना लोगों को झकझोर देती है। ऐसे ही कुछ घटना अभी बेंगलोर में घटित हुई और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं उनकी वीडियो। एक जो बेंगलोर टैगी हैं मिस्टर अतुल सुभाष जी, उन्होंने अपना लास्ट वीडियो करके डाला और उसके बाद वो कर्म किया जो किसी भी इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वैदिक साहित्य में भी अगर आप लोग जानते हो तो इस तरह की घटना जो करते हैं, कहते हैं कि उन्हें 100 वर्ष तक भी उन्हें शांति नहीं मिलती और प्रेत योनि में भी भटकते रहते हैं। ये अलग, आप इसमें मानते हो ना मानते हो, लेकिन जो चीज़ जहाँ पर है और जो चीज़ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपनी बात में कही है उसमें सच्चाई होती है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। और जिस तरह से मीडिया वायरल हो रही है वो घटना कि जो उन्होंने जो कर्म किया और अधिकतर लोग ढूंढ रहे हैं इसका कौन है, कल्प्रिट कौन है, जिम्मेदार कौन है, क्या इसका जिम्मेदार सिस्टम है, क्या करप्शन है, क्या इस तरह की आजकल जो महिलाएं इस तरह से कदम उठा रही हैं, क्या वो जो इंडिविजुअल है वो साइकोलॉजिकली बहुत वीक था, क्या वो उसने बहुत ही कायरता का परिचय दिया, क्या चारों तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। अधिकतर तो हम उसी में लग जाते हैं ना। जितने वीडियो, हज़ारों वीडियो बन गई हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे, अलग अलग यूट्यूब्स पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे, और इंडिविजुअल ने कोशिश भी ये की जाते जाते कि मैं इसको सोशल मीडिया पे एक इवेंट की तरह बना दूँ और न जाने क्या हो जाएगा, क्या न जाने दुनिया बदल जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें परिवर्तन होंगी, लेकिन उसके परिवार का और जिनसे वो स्नेही था उन पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, उसका कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, और बात है कि उसकी इस कदम से और दूसरे जो एरियाज़ हैं, जो समाज में जो चीज़ें उठ रही हैं जो नज़र नहीं आ रही होती, जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक अचानक से वो बॉयल होकर बाहर आ जाती है, तो कुछ उसमें गर्म छींटें चारों तरफ ज़रूर फैलेंगे। क्योंकि हमारी कहते हैं ना, मेमोरी ऑलरेडी इतनी वीक है कि 2 से 3 दिन के अंदर कोई नई खबर इतनी जल्दी वायरल हो जाती है या इतनी ज़्यादा प्रचलन में आ जाती है। कोई सोशल मीडिया पे अपनी पहचान बना लेता है, कोई इवेंट कर देगा, कोई नए नारे को पॉपुलर कर देगा, तो कहीं पे किसी सभा में किसी का जोरदार भाषण पॉपुलर हो जाएगा, किसी की मजाक बनने लगेगी, कहीं पे कोई इवेंट ऐसा हो जाएगा, तो बहुत जल्दी मेमोरी लोगों के दिमाग से इरेज होती है। जिसके घर घटना घटती है या जिस पर एक्चुअल में प्रभाव पड़ता है उसके लिए उभरने में थोड़ा समय लगता है, वो चीज़ों को जल्दी नहीं भुला पाते हैं। लेकिन बाकी के लोगों के लिए तो वो सिर्फ एक इवेंट है। जैसे कि किसी व्यक्ति का जाना कुछ लोगों के लिए सिर्फ नंबर होता है और किसी के लिए जीवन मरण का सवाल हो जाता है, उसकी जीवन पूरी अप डाउन हो जाती है। तो यहाँ मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, अब देखो, उस व्यक्ति ने मीडिया पे जो कहा, सच झूठ जैसे कहते हैं ना, कि बहुत मुश्किल है दो व्यक्तियों के बीच में हुई घटना का सही से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। कहते हैं ना, ट्रुथ ऑलवेज हैव 3 वर्जन्स, योर वर्जन, माई वर्जन एंड द ट्रुथ, एंड इवन ग्रे हैज़ 56 शेड्स। तो मतलब कितने वर्जन हो सकते हैं किसी सच के। और दो व्यक्तियों के बीच की जो घटना होती है, उनके बीच का जो सच है वो दो व्यक्ति ही जान सकते हैं। आपकी कोई भी अदालत, आपका कोई भी सिस्टम, आप कोई भी न्याय व्यवस्था, कोई भी जो दो लोग वार्ता कर रहे हैं तय नहीं कर सकते एक वर्जन को सुन के, बल्कि 2 वर्जन को सुन के आप ऑलरेडी कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है। और हमारी न्याय व्यवस्था या जो न्याय व्यवस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, बल्कि मैं इसे कहूँगा लॉ सिस्टम से जो जुड़े हुए हैं, जो कानूनी प्रणाली है, एक बड़ी फेमस लाइन आई थी कि ये कानून का सिस्टम है। दे ऑल आर इन प्रोफेशन ऑफ लॉ, नॉट इन द प्रोफेशन ऑफ जस्टिस। कोई भी न्याय के व्यवसाय में नहीं है, वो सभी लॉ के व्यवसाय में है, कानून के व्यवसाय में है। क्या सच है क्या झूठ है उन्हें नहीं जानना है।
ये जज जो अपनी तरह से जो सबूत, गवाह, एविडेंसेस, जिरह, उसके निष्कर्ष, कंक्लूजन्स, क्या पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी बात रखी गई, किसने किसको क्या इंटरप्रिटेशन किया गया, तो वो न्याय नहीं है, वो सब कानून है। कानून विद ही डिसीजन दिया जाता है, उसमें रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ जस्टिस कि आप ये प्रोफेशन ऑफ जस्टिस यहाँ है ही नहीं, कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि जस्टिस तो सिर्फ एक की अदालत में होता है, वो है ईश्वर। ईश्वर ही जानते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, और दो लोगों के बीच में क्या सच हुआ क्या झूठ हुआ। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सारी बातें झूठ बोली होंगी या कुछ सच बोला होगा, बढ़ा चढ़ा के बोला, या जो अंतिम बयान होता है वो इस तरह से दर्ज किया जाता है कि वो सच ही कह रहा हूँ। लेकिन अधिकतर जब हम अपना वर्जन सुना रहे होते हैं तो एक ही वर्जन सुना रहे होते हैं, एक ही दिशा से चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ से आप मुझे देखें तो मेरा एक ही कान नज़र आएगा, लेकिन मैं ऐसे हो जाऊँ तो मेरा दूसरा कान नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल में मेरे दो कान हैं अगर आप मुझे सामने से देखेंगे। तो ऐसे ही ट्रुथ के बहुत सारे वर्जन होते हैं। क्या हुआ, उन दोनों के बीच की क्या समस्या थी, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। वो एक जैसे कहते हैं कि सब जुडिस मामला है, ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा था, ऑलरेडी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें ऑलरेडी अपनी कार्रवाई करेगी। जो भी सिस्टम्स हैं, करप्शन की उन्होंने बात कही कि कहाँ कहाँ किस लेवल पर करप्शन हो रहा है। वैसे आप लोग भी अगर जानते होंगे कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर करप्शन नहीं हो रहा है, किसी ना किसी लेवल पर कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में वह करप्शन, भ्रष्टाचार उपलब्ध है, मौजूद है, अपनी जड़ें जमाए बैठा है, क्योंकि उसको पोषण देने वाले लोग भी हैं और उससे फलने फूलने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, वो काम अपना जिस भी प्रक्रिया के थ्रू करना है वो होगा, वो कानून सम्मत होगा। मैं न्याय सम्मत होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि न्याय तो ईश्वर की अदालत में ही होता है। सिर्फ मैं जिस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस मुद्दे पर कि ये लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। अधिकतर आप देखें, मतलब ये जो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप्स उन्होंने उठा लिया, मगर जो दो लोग हैं, स्पेशली शादी के मामले में जो शादियां खतरे में हैं, मैं ये कहूँगा कि हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म कैसे खतरे में? बहुत सारे आप आजकल वीडियो देखते हैं ना कि हिंदू धर्म खतरे में है, डट जाओ, आगे बढ़ जाओ और हिंदू धर्म के लिए कुछ कर जाना है। देखो, बाकी धर्मों में ऑलरेडी एग्रीमेंट, जो मेहर वाला सिस्टम, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला सिस्टम रहा है। हमारे यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ बिलीव, वचन, जैसे कहते हैं ना, वचन देने के हिसाब से सिस्टम चला आ रहा था। तो अगर यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं तो अल्टीमेटली, बिकॉज अगर मैरिजेस नहीं होंगी, शादी का इंस्टीट्यूशन, शादी की जो महत्वपूर्ण संस्था है जिससे कि हमारा डीएनए आगे एक्सटेंड होता है, जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अगर वो खतरे में हो जाएगा तो अल्टीमेटली हिंदू धर्म एक्चुअल में खतरे में है। क्योंकि जब हिंदू खतरे में हो जाएंगे, उनकी शादियां खतरे में हो जाएंगी, तो हिंदू धर्म ऑटोमेटिकली खतरे में आ जाएगा। लेकिन क्या ये खत्म हो जाएगा? ऐसा तो कभी तो हुआ नहीं है। लेकिन कष्ट इस समय आया है, चैलेंज इस समय आया है, इससे लोगों को लड़ना पड़ेगा, इससे जूझना पड़ेगा, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। दूसरे धर्मों पे भी ये समस्याएं हैं, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ना कुछ एस्केप रूट दिए हुए हैं। लेकिन हमारे मैरिज एक्ट में अगर आप देखें, उन्हीं में ज़्यादा इशू चल रहे हैं, वहीं पे ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं। और हमने, जैसे पहले हम कहते थे कोई बात अगर होती थी, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग फैसला करेंगे, 4 लोग ये करेंगे, वो 4 लोग एक्चुअली मिसिंग हैं आजकल। 4 लोग समाज के ठेकेदार, हमारा परिवार, हमारे परिवारगण, मामा, फूफा, जो एक पूरा सामाजिक एक संगठन होता था, जो एक रोल प्ले करता था, स्पेशली मैरिज के इंस्टीट्यूशन में, स्पेशली मैरिज मेकिंग में। अगर आप ट्रेंड देखें पिछले कुछ सालों से, तो लोग बाग आजकल मैरिज मेकिंग में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो जब मैरिज मेकिंग में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मतलब मैच मेकिंग में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो मैरिज सेविंग में कैसे इंटरेस्ट लेंगे? क्योंकि एक दूसरे पर, रिश्तेदारों ने एक दूसरे पर विश्वास करना लगभग बंद कर दिया है और लोग बाग इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। ऊपर से बड़ी बेशर्मी से कह भी देते हैं, अगर कोई रिश्तेदार उनको बताए कि अरे नहीं आप मत बताइए हमें, कहीं इससे हमारा रिश्ता ख़राब ना हो जाए। क्योंकि वो पहले से ही मान के चल रहे हैं कि शादी में इश्यूज़ आएंगे और फिर हम जो बिचौलिया है या जो मैच मेकिंग में जिसने हेल्प की है, जिसने वो रिश्तेदार बताया है या जिसने भागदौड़ करके इनिशिएटिव लिया है, उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा।
बनिस्पत की अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेते हुए कि उन्होंने कोई हमें मैच मेकिंग के लिए एक सुटेबल पार्टनर तलाश करके दिया। उसके बाद अब हमारी और हमारे परिवार की जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाना। इसीलिए तो आजकल ये .com और दुनिया भर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल्स पड़े हुए हैं, लोग बाग वहाँ पे ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग रैंडमली और कुछ लोग इवन अपने कास्ट और रिलीजन के बेस पे भी सर्चिंग रहते हैं उस पर, और फिर बिना कुछ ज़्यादा डिटेल वेरिफिकेशन किए अपने एजम्पशन पर आधारित, अपने थॉट प्रोसेस पर आधारित, अपनी अंडरस्टैंडिंग या उसे जितनी भी समझ है, अकल है, उसी के हिसाब से वो सोच लेता है या सोच लेती है कि चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। और वो समाज जिसको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए हैं क्योंकि वो क्रिटिसाइज होने से डर रहे हैं या फिर वो तिरस्कार का भोगभाजन बन चुके हैं, इसलिए अब वो आगे नहीं आना चाह रहे, रिश्ते बताते ही नहीं हैं। कुछ लोग जो बताते हैं वो इस तरह से ब्लंटली पैसे वैसे का लेन देन उसमें करते हैं कि भाई वो फला उस गांव में वो बंदा है, वो लेता है, वो पैसे लेता है, वो ऐसे करा देता है, आप इन्वेस्टिगेशन खुद करना। मतलब इसमें एक तो प्रोफेशनल एडवाइस देने वाली बात हो गई, जो प्री मैरिटल कंसल्टेशंस की बात करे, जो प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन की बात करे, सही से दोनों आपस में बैठें, समझें, एक दूसरे के परिवार को जानें। लेकिन एक होता है कि पैसा ले दे के शादी करने वालों का भी धंधा चल रहा है कि भाई कैसे कैसे करके फंसवा दो बस, तो वो एक और भी गलत ट्रेंड है। लेकिन मैं यह बात कह रहा हूँ कि समाज के वो अच्छे लोग और स्पेशली आपके अपने लोग जो आपके समाज से, परिवार से जुड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं शादी कराने के लिए। वो मैरिज मेकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट उन्होंने खो दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर बेकदरी होगी, बेइज्जती होगी, और ये शादी अगर नहीं चली तो जिम्मेदार हमें ठहरा दिया जाएगा। तो सबसे पहले जिनके भी सुटेबल बैचलर और गर्ल्स शादी लायक हो रहे हैं, तो अगर उनके पास कोई रिश्तेदार कोई भी सुझा रहा है तो उसको खुले मन से देखें, आगे बढ़ें, उसमें उसको जिम्मेदार न ठहराएं। अगर बाद में कुछ गड़बड़ हो तो पहले से पहले ये अजम्पशन में ना चले जाएं कि मामला गड़बड़ होगा। जिसको गड़बड़ होनी है वो तो होगी ही, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना, जो कष्ट मिलना है वो तो होगा ही। लेकिन आपका अगर ट्रस्ट लेवल ज़्यादा बड़ा होगा, आप अगर देखेंगे कि यस मैं इस रिश्ते को निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ। और हमारे यहाँ तो वैसे भी हिंदू धर्म में सिर्फ लड़का लड़की की शादियाँ नहीं होती थी, परिवार के साथ दो परिवार भी शादी करते थे आपस में कि भाई ये रिलेशनशिप ऐसे होगा। इसी में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी कि भाई गोत्र अलग होना चाहिए, फिर कास्ट भी देख रहे हैं, फिर किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, क्या उनका रहन सहन का व्यवहार रहा है, किस तरह का खान पान उनके यहाँ रहा है, और कहाँ के वो रिश्तेदार हैं। तो अपने आप ही कुछ चीज़ें शॉर्टेड आउट कर ली जाती थी। लेकिन आजकल ये चीज़ें बड़ी मिसिंग हो रही हैं, जो जिसका ये बड़ा कारण बन रहा है इस तरह के .com और जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग पार्टनर ढूंढ रहे हैं और बाद में उनमें प्रॉब्लम आती है या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग गड़बड़ होती है और कभी कभी एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है। जो इस केस में हुआ वो एक्सट्रीम केस हो गया। मतलब केस पहले बिगड़ा 2019 से लेके 25 से जो 5 साल में ही सारी जिंदगी स्वाहा हो गई, तबाह हो गई। कितनी दर्द विदारक है 5 साल में। मतलब एक बंदा कोई शादी करता है और फिर 2-3 साल उनका सब ठीक चलता है, उसके बाद पार्टीशन और फिर वो एक सिस्टम के ऊपर, अब बाद में कह रहा हूँ जहाँ एक वो सिस्टम था हमारे रिश्तेदारों का और अपना सिस्टम, अब हमने क्या कर दिया है, सारा मार्केट पे छोड़ दिया है। मार्केट में क्या है, .com है। कुछ दिक्कत हो जाए तो कौन है, कहते हैं कि पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। 2 लोगों के बीच में जब अनबन हो जाती थी तो पहले परिवार वाले आते थे, रिश्तेदार आते थे, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते थे क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस था, अनुभव था उन चीज़ों को सेटल करने का। उन्हें पता है कि फेज ऑफ लाइफ्स होते हैं, सबकी ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं होती, एक जैसा नहीं होता समय, सबकी ज़िंदगी में अप डाउन चलते हैं। ज़िंदगी साइनसोइडल वेवफॉर्म की तरह ही चलती है, ECG ग्राफ की तरह चलती है, ये सीधी लाइन में नहीं चलती। ये अप डाउन फिनेंशियल्स और सोशल चलते हैं सभी की ज़िंदगी में। अब हमने क्या, जैसे 2 भाइयों के बीच में भी झगड़ा हो रहा है तो तुरंत का तुरंत एक नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया जा रहा है। मतलब इतना आपस में मिसट्रस्ट की बात घटित हो रही है इस समय। कहीं अड़ोसी पड़ोसी से थोड़ा सा मामला हो रहा है तो तुरंत पुलिस आके मैटर को सुलझाएगी। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ बात आ गई तो तुरंत या तो पुलिस आ रही है या पुलिस थाने को ही चला जा रहा है। मतलब रिश्तेदार तो छोड़ो,
सीधे सीधे पुलिस इन्वॉल्व हो रही है। और अधिकतर ये देखा गया है जितने भी ये कोर्ट कचहरी में जब मामले चले जाते हैं दो हस्बैंड वाइफ के, तो वहां पर तो कौन बैठे हैं, वो बिजनेस ऑफ लॉ में बैठे हैं, वो प्रोफेशन ऑफ लॉ में बैठे हैं, प्रोफेशनल ऑफ जस्टिस में नहीं बैठे, वो आपका सेटलमेंट कराने नहीं बैठे, वो वहां पे अर्निंग के लिए बैठे हैं। हाँ ठीक है भाई, आप गए हो ना अपनी समस्या लेके, तो फिर वो अपने हिसाब से बताएंगे और धीरे धीरे ये कुछ धारा लगा दो, वो धारा लगा दो, ये धारा लगा दो, मतलब एक झूठ उसके बाद दूसरा झूठ, उसके बाद तीसरा झूठ, और इतने झूठ खड़े हो जाएंगे कि इंसान ये भूल जाएगा कि सच क्या था और झूठ क्या था, डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। मतलब इतने तरह तरह के झूठ बनाए जाते हैं वहां पे केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना केस को जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें तो पता है ना वो एक क्लाइंट बन गया। अब थोड़ी देर के लिए वो भूल जाएगा, कुछ समय बाद तो हस्बैंड वाइफ खुद थोड़ा अगर शांत बैठ के सोचें कि वो ये देखेंगे कि यार हमने तो इन्हें कच्चे चावल और दाल दी थी, इन्होंने खिचड़ी बना दी है उस चीज की। और अब जैसे कहते हैं दो लोगों के बीच का मैटर जैसे ही पड़ोस में गया, जैसे बाहर गया, कोर्ट कचहरी में गया, तो सारी दुनिया अब सिर्फ और सिर्फ तमाशे देखेगी, सिर्फ उस पर ऐसे तालियां पीटने का काम करेगी या चटकारे लेने का काम करेगी, मजा लेने का काम करेगी। जो कष्ट से गुजर रहे हैं वो तो वो दो ही हैं, जो हस्बैंड वाइफ है। भाई ठीक है, उनमें मामला नहीं जमा, जितना जल्दी हो जाए वो तो अलग, हम फिर सॉल्यूशन की जब बात करेंगे कि जितना जल्दी मैटर हो जाए। मतलब साल साल इतने लंबे लंबे चल रहा है वो, और वकील उसको और उलझाते जाते हैं। मैं यहाँ कोई लॉयर्स के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ या कोई जुडिशियल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। मतलब तारीख पे तारीख, वो कभी अगर वकील सुलझाने की भी कोशिश करेंगे तो सिस्टम ऐसा है वो उलझाए रखेगा, उलझाने के लिए, वो सुलझाने के लिए सिस्टम है ही नहीं। इसीलिए वो बाहर कहा जाता है कि बाहर ही मामला अपना, जितना आप बाहर ही मामला सेटल कर लो जितना अच्छा है। इसमें अब ये आ रहा रिश्तेदारों में जो आता है, देखो जब मामला बिगड़ गया तब तो बड़े बुजुर्गों को आना चाहिए, उन मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक्चुअल में जो आग लगने से पहले या उस बात को बड़ी होने से पहले चिंगारियां होती हैं या सुलगाया जाता है उन चीज़ों को। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल महिलाओं का मिलेगा, जो हो सकता है कि किसी की सास हो, दोनों की सास हो सकती है, कोई भी, किसी की मौसी हो, किसी की ताई हो, किसी की ननद हो, किसी की चाची हो, बुआ हो बड़ी। क्योंकि आज से अगर आप 30-40 साल पहले देखें तो एक अजीब सा ट्रेंड था, गलत ट्रेंड था कि महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था। कोई महिला दहेज उत्पीड़न में सताई गई या उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, मतलब एक पूरा ट्रेंड था। मतलब जेंट्स पूरा ऐसे बुरी तरह हावी थे शोषण करने में, और लेडीज़ यहाँ थी। और ये जो आज जो उम्र में जो 60 के आसपास पहुँच गई, इन्होंने वो समय देखा है जब अपनी शादी के समय में, तो या तो इन्होंने खुद सहा है या इन्होंने सहते हुए महिलाओं को देखा है, महिला का उत्पीड़न होते हुए देखा है। तो इन्होंने क्या किया, जब अपब्रिंगिंग हुई है वहां से पूरे समाज की, जब उसके बाद अपब्रिंगिंग जो हुई है, तो नारी को सशक्तिकरण पे जोर दिया गया है चारों तरफ से। आप देखेंगे मतलब नारी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये तो अब की बात है, लेकिन वैसे भी मतलब लड़की अगर पढ़ेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनेगी तो अच्छा ग्रो करेगी लाइफ में। और जेंट्स तो हमेशा शोषण ही करता है, जेंट्स तो हमें गलत ही करता है। तो बहुत से लोगों ने, बहुत सी महिलाओं ने अपने बच्चों को थोड़ा सॉफ्ट बना दिया, मतलब स्पेशली जेंट्स को, बॉयज को मैं बता रहा हूं, सॉफ्ट बना दिया कि भाई, क्योंकि वो देख रही थी ना कि उसने अपने पति को देखा, मान लो खूंखार देखा, या आपने किसी जेठ को, रिश्तेदार को देखा, तो वो नहीं चाहती थी कि उसका लड़का, इंटेंशन वाज वेरी प्योर, लेकिन उसका आउटकम क्या निकला कि जैसे 80-20 का प्रिंसिपल होता है, पैरेटो सिद्धांत जैसे कहता है कि 80% चीजें हो जाएंगी और 20% गड़बड़ हो। तो 80% जो जेंट्स हैं, जो बॉयज हैं, थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो गए। दे स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इमोशंस कि भाई मुझे अच्छा रहना है, मुझे अच्छा व्यवहार करना है, मुझे गुड बॉय बनना है। तो गुड बॉय सिंड्रोम की शिकार है बहुत ज्यादा आजकल बॉय। और महिलाएं अपने लेवल पे धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, सशक्तिकरण हो रही थी। अच्छा, मजे की बात है, जो पूरा जो सोशल सिस्टम है, पूरी जो सोशल स्कीम्स हैं, पूरे जो लॉज चेंजेस होने हैं, जो एक पूरा लॉ आर्किटेक्चर है, पुलिसिया सिस्टम्स हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसने एक तरह से नारी को प्रोटेक्शन दिया है। क्योंकि उसे लग रहा था कि नारी का ही शोषण हो सकता है, जो आज से 30-40 साल पहले हो रहा था, और बहुत ज़्यादा अब जाके बंद हुआ है। फीमेल फीटिसाइड भी हो रहे थे, नारियां मतलब जलाई भी जा रही थी घर में।
टॉर्चर भी हो रही थी, दहेज भी, और दुनिया भर की समस्याएं वो लोग फेस कर रही थी। तो उनको तो पूरा सिस्टम सपोर्ट करता रहा और आज इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो जो बोल देंगी वो माना जाएगा। मतलब मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई लड़की किसी के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दे कि इसने मेरे साथ गलत किया, तो वो उसको मानना पड़ेगा, चाहे हुआ नहीं हुआ वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। जैसे कहते हैं ना, इट इज वेरी हार्ड टू प्रूव दैट रेप वॉज डन या कुछ इनजस्टिस वॉज डन किसी के साथ अगर ये ईव टीजिंग हुई, लेकिन इट इज मच हार्डर टू प्रूव कि वो नहीं हुई, क्योंकि अब वो जिम्मेदारी दूसरे की आ जाएगी, बॉय पे आ जाएगी, क्योंकि पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तो बोलते हैं मिस यूज ऑफ लॉ एंड मिस यूज ऑफ सिस्टम्स। अब क्या कर सकते हैं, अब जो लॉ बन गया, जो सिस्टम बन गया, वो तो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें यहां भी वही हो रहा है, 80-20 का जो पैरेटो प्रिंसिपल है, उसमें जो 20% जो है उसका गलत एडवांटेज ले रही है उसमें, कि भाई उनको लगा अब हथियार लग गया हमारे हाथ, ये तो झुकेगा, ये तो मानेगा कैसे नहीं। मैं इस केस पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, इस केस का तो देखो वो दो लोग जाने आपस में क्या हुआ, अब वो क्या बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ दो लोगों के बीच का सच कोई नहीं जान सकता। मगर एक कॉमन ट्रेंड जो आ रहा है, जो डाइवोर्सेस केसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, एलुमिनी का केसेस आप देखेंगे रोज सोशल मीडियाज वगैरह पे, बहुत सारे जजेस वगैरह उसको सुन रहे हैं, और बहुत सारी महिलाएं जो अपना घर छोड़ के मायके चली गई हैं और किसी तरह से डिमांड कर रही हैं, कोई पैसे की डिमांड कर रही है, कोई प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही है, कोई किसी तरह की डिमांड कर रही है कि भाई मुझे जब इतना पैसा मिलेगा आएगा क्यों नहीं। और इसमें आप देख लेना कोई ना कोई लेडी रिश्तेदार उस लड़की को बहुत तकड़ा बैकअप दे रहा होता है, उसको लग रहा है, उस कन्या को लग रहा है कि वो उसकी मदद कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो उसका नुकसान ज्यादा कर रही होती है। अब ये केस टू केस स्टडी करना पड़ेगा, 100% ट्रुथ कुछ नहीं होता जिंदगी में, कुछ नहीं होता दुनिया में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो पुरानी महिलाएं हैं, उन्होंने इतना शोषण देखा है, उन्होंने इतना गलत देखा है कि अब वो कंट्रोल करना चाहती हैं किसी ना किसी रूप में। मतलब अपनी लड़की को ट्रेंड करेंगे कि दामाद को कैसे कंट्रोल करे, बुरी तरह से इसको कंट्रोल करो। अगर वो खुद सास मतलब माँ है तो अपने बेटे को कंट्रोल करना चाह रही है कि भाई मैं अपने बेटे को कंट्रोल करूं। मतलब कुल मिला के इसकी जिंदगी में सुख नहीं आने चाहिए। बड़ा डार्क ट्रुथ है, बड़ा ही एक मैं कहूँगा कि ये ऐसा सच है तो आप बोलोगे अरे यार क्या बोल रहे हो, कि मैक्सिमम महिलाएं, क्योंकि उन्होंने वो सुख नहीं देखा, उन्होंने वो कंफर्ट नहीं देखा, तो वो अपने बच्चों को भी उस सुख से थोड़ा वंचित रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गलत है, क्योंकि उन्होंने कष्ट सहा है, उन्होंने परेशानियां भुगती हैं। तो ये कपल कैसे एंजॉय कर सकते हैं जिंदगी को। इनकी जिंदगी में भी रायते घुलने चाहिए, परेशानी आनी चाहिए। अब जो कपल समझदार हो जाएं, जो सही से रिलेशनशिप सीखें, क्योंकि अब बड़ी मतलब विडंबना ऐसी कि रिलेशनशिप तो कोई पढ़ाता नहीं भाई, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस के नाम पे दुनिया भर के इतिहास भूगोल तो पढ़ा देंगे हम उनको, लेकिन एक्चुअल में रिलेशनशिप्स क्या हैं, हाउ टू हैंडल वरीज, हाउ टू हैंडल योर इमोशंस, हाउ टू हैंडल योर रिलेशनशिप्स। भाई माँ भी है और पत्नी भी है, तो उन दोनों को भाई कैसे संभालना है। सेम वे ऐसे ही पति भी है, पिता भी है, तो इनको कैसे, और हमें कैसे, जैसे कहते हैं ना, इस रस्सी पे चलना कैसे होगा कि भैया शादी हो गई, अब माँ की बहुत ज़्यादा एडवाइसेस बहुत ज़्यादा माननी नहीं है, नहीं तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे एडवाइस दे देगी, ऐसे रायते बो देगी कि भाई वो कंट्रोल करना चाहती थी अपने पति को, कर नहीं पाई कभी, लेकिन वो क्या करेगी, अपनी बेटी को जरूर शिक्षा देगी कि तू अपने पति को कैसे कंट्रोल में करेगी, और वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। अब एक ऐसा कोच जो खुद फेलियर प्लेयर रहा है, वो ऐसे किसी व्यक्ति को सिखा देगा जिसको पता ही नहीं है, और वो पूरा जिंदगी जैसे कि ना अप डाउन कर लेगी वो, और लास्ट में पछताएगी, फिर बोलेगी मैंने क्या किया। लेकिन जैसे कहते हैं ना, फिर इतनी देर हो जाती है कि फिर कम बैक करना मुश्किल हो जाता है, फिर चीज़ों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। और पुरुष और स्त्री के बारे में एक बात मैं और बताऊंगा, जहां ये, क्योंकि इट इज स्लोली ग्रेजुअली इट इज बिकमिंग मैन वर्सेस विमेन, मतलब बॉय वर्सेस गर्ल की जगह धीरे धीरे मैन वर्सेस विमेन पे आएगा। और धीरे धीरे कुछ लोग कहने लगेंगे देखो महिलाएं अब फिनेंस जब जो ज़्यादा तरक्की कर रही हैं या आगे बढ़ रही हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक ही छोर को पकड़ लेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि मैन क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, या दोनों को ही रिलेशनशिप हैंडल करने नहीं आ रही, दोनों ही रिलेशनशिप को समझ नहीं रहे।
एक रिलेशनशिप में जाने से पहले उसको उस रिलेशनशिप की बारीकियां नहीं पता। जो बात शादी से पहले पूछनी चाहिए थी वो नहीं पूछी गई, बाद में इशू ना खड़ा हो जाए भैया पहले पूछ लो। क्योंकि कुछ जगह तो मैरिज या तो डेस्परेशन में होती है, एक एज निकल जाती है, अब जो मिल जाए वाली बात है, और एक समय पहले नखरे हो रहे होते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन है। मतलब वन पॉइंट ऑफ ट्रुथ तो आप किसी को नहीं बोल सकते कि यहां से सच है। तो ये मैन वर्सेस वुमेन वाली बात में जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैन एक्चुअली एक वीक रेस है, वुमेन ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेस है। क्या बोल रहे हो सर आप, क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मैन एक स्ट्रॉन्ग रेस है, वुमेन एक वीक रेस है। आज चलो इसी बारे में बात कर लेते हैं। जब आप एक्सटर्नल एनर्जी की बात बोल रहे हैं, एक्सटर्नल या फिजिकल की बात बोल रहे हैं, तो ये बात आपको ठीक लग सकती है ऊपर से देखने में, लेकिन जो इंटरनल सहन शक्ति है, जो इंटरनल पावर है, वो महिला के पास ज्यादा है। और इमोशनल एनर्जी में तो महिला के पास और भी ज्यादा है, इमोशनल एनर्जी और सहन शक्ति वाली जो चीज है। नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आदमियों को बच्चे पैदा करने होते तो आदमी 50% मर जाते, 50% मर जाते बच्चे को पैदा करते होते। इतना पेन और उस प्रोसेस से गुजरती है महिला उस बच्चे को पैदा करने में। तो भगवान भी जानता है कि भाई किसको वो पावर दी है, किसको वो पावर दी है बच्चे को जनने की, सहन शक्ति की। सहन शक्ति में पराकाष्ठा है, इसीलिए नहीं उसको माँ देवी का रूप दिया गया। पुरुष स्त्री के भीतर से आता है, समझ में आई? सृजन जो करना है। तो महिला ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रेस है और पुरुषों को ये सीखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता। आजकल देखो ये क्या घटनाएं हो रही है, मर्द को दर्द नहीं होता। वो दर्द वो फिजिकल वाली बात में मत बोलिए कि 2 ईंट पत्थर उठा लेने से या आप थोड़ा फिजिकल एनर्जी दिखाने से आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गए। वो जो इंटरनल पावर है ना, वो इमोशनल पावर जो अंदर की पावर है, वो मर्द में बिल्कुल नहीं होती। और उन्हें आर्टिकुलेट करना तो आता नहीं। इसीलिए जब कुछ बात हो जाती है, कहीं पे कुछ गड़बड़ होने की बात होती है, तो आदमी तुरंत ही देखो ना वो फिजिकल फॉर्म का यूज करना चाहता है, एक्सटर्नल फोर्स का यूज करना चाहता है, क्योंकि उसे वो बात किसी ने सिखाई ही नहीं कि अपनी बात कैसे आर्टिकुलेट करना या किस तरह से उस बात को कहा जाए कि वो दूसरे को समझ में भी आ जाए, स्पेशली महिलाओं को समझ में आ जाए। नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि महिला सिर्फ बातों से आदमी की ऐसी की तैसी कर देगी। आदमी एकदम यहां से बहुत ही कमजोर होता है मैन। इसलिए आप देख लेना यहाँ भी 80-20 का प्रिंसिपल लग रहा होता है, पैरेटो सिद्धांत यहाँ भी काम कर रहा होता है। जब आप इस तरह की घटनाएं देखते हैं, इस तरह के कर्म जिनको प्रेत योनि में भी जगह नहीं मिलती और 100 साल तक वो तड़पेंगे, तो अगर किसी के दिमाग में भी कोई मेरा ये वीडियो अगर सुन रहा हो, समझ रहा हो, तो भाई अगर कभी 1% भी किसी के दिमाग में ये आए तो ये बात समझ लेना कि 100 वर्ष तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जो वो कह रहा था मैं मुक्त होने जा रहा हूँ, 100 वर्ष तक पानी होगा पर पानी नहीं पी पाएगा, मतलब ऐसी बुरी स्थिति होती है। तो अधिकतर यहां भी 80-20 का प्रिंसिपल लग रहा होता है कि इसमें मेल की संख्या बहुत ज्यादा है 80% और 20% महिलाएं, और वो भी जब उन शारीरिक शोषण या कोई चीज इतनी ज्यादा क्षमता बहुत ज्यादा हो जाता है जब महिलाएं इस तरफ करते हैं। अदरवाइज बड़ी शक्ति है, महिला शक्ति का मुकाबला पुरुष कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज बी कॉशियस विद सास, बुआ, मासी, चाची, ताई, जिन्होंने बड़ा कष्ट सहा है, जिन्होंने बड़ा जैसे कहते हो कष्ट उठा के आपको पाला है, वो काफी पीड़ित है अंदर से। तो उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो परेशानी है, वो आपकी गलत परवरिश में ना कन्वर्ट हो जाए, वो आपको गलत गाइड ना दे दें। स्पेशली महिलाओं को, अपनी बेटियों को, भतीजियों को गलत गाइड ना कर दें। और अगर आप किसी कारण से अपने घर रह रही हैं तो भाई उनसे संपर्क स्थापित करें, कुछ बात करें कि भाई इस मामले को हम मिलके सुलझा लेते हैं। कहते हैं ना पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है ना, आपसी विश्वास का रिश्ता है। ये विश्वास जैसे ग्लू कमजोर हो जाएगा तो वैसे ही ये हिल गया। अब तो इसे कोई बाकी तो जैसे दो जो चिपकी हुई है किसी ग्लू से, अब वो ग्लू ही नहीं रहा, तो वो तो कोई भी किधर भी खींच सकता है। तो दोनों जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की बातें जब थर्ड पर्सन से करना शुरू हो जाएं, मतलब आपने सोचिए उस ग्लू को आप खुद ही मिटा रहे हैं।
आपके रिश्ते के बीच में हवा भी नहीं आनी चाहिए। कोई आए तो उसको बोलो कि यू डजंट वैल्यू इन दिस। केस टू केस है। कहीं पे भाई फिजिकल, मैं इसलिए बोलता हूँ, कहीं पे अगर कोई कैरेक्टरलेस वाली चीज़ें आ रही हैं या फिजिकल वायलेंस में चीज़ें कन्वर्ट हो रही है, बिल्कुल रिपोर्ट कीजिए। बिल्कुल उस मामले को कभी ना सहिए। किसी का भी आपको शारीरिक शोषण या शोषण तो सहना ही नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में, कुछ पैसे के लेन देन में, कुछ थोड़ी बहुत चिक चिक बाजी में आप मामले को इतना बड़ा कर दें कि रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच लेंगे, तो दोबारा सोचिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो इससे हिंदू मैरिज ऑलरेडी टूट फूट में जा रही हैं। सॉल्यूशंस क्या है फिर? अब बात तो ये आ जाएगी भाई, नारी सशक्तिकरण हो रहा है, पुरुष निशस्त्रीकरण हो रहा है, तो भाई सॉल्यूशन भी तो कुछ आना चाहिए ना। क्या सॉल्यूशन करें भाई? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तो बहुत लंबे हैं कि भाई सोसाइटी रोल बढ़ाए, फिर से वो मैरिज इंस्टीट्यूशन पे काम करें, रिश्तेदार आ गए हैं, अपना रिश्ता बताएं, और फिर किसी भी दो का रिश्ता अगर टूट रहा है तो पूरा परिवार मिल के आए, उस रिश्ते को बचाने के लिए आए। कपल अलग रहें, बेटर रहें, और ज़्यादा तीसरे का इंटरफेयर अपनी लाइफ में ना होने दें। इमीडिएट तो हम एक्सेप्ट ही कर लें फिर, जो इस्लाम धर्म में है वो निकाह में जो मेहर की रकम है भैया एग्रीमेंट, और अब बढ़ ही रहे हैं। अब धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ जाएंगे कि उसका एक दूसरा रूप बन के कि भाई पहले ही प्री मैरिटल कंसल्टेशन तो अलग चीज़ है कि वो तो पहले से बात तो हो ही कि वो क्या करना चाहते हैं, बच्चा पैदा करना चाहती है, कब पैदा करना चाहती है, या आपके क्या शौक़ हैं, आपके कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, उन सब बातों में डिटेल में चर्चा तो होगी। लेकिन उसके अलावा एक तरह से प्री मैरिज प्री लूप आई थिंक एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, कि ये एग्रीमेंट भी हो कि किसी कारण से अगर ये शादी ना चले, किसी कारण से अगर ये दिक्कत आए, तो भैया कितने में मामला सेटल होगा। नहीं तो कोई आदमी मुंह से कितना ही मांग लो, सामने वाले को बर्बाद ही कर दो, कुछ भी कह दो कि भाई इतना दे दो मुझे। इसमें फिर या तो फिर आप अमेरिका और वो सब में सिस्टम जाएगी, पूरा हिसाब किताब जोड़ के 50-50 कर देंगे, फिर वहाँ वो नहीं चलना, ना वो नहीं मानेंगे हम। तो हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ तो बढ़ ही रहे। तो भैया इतना एक्सेप्टेंस अब जाना पड़ेगा धीरे धीरे कि इतने, नहीं तो लड़के और लड़कों के परिवार वाले इतने डर गए हैं और अब और डर जाएंगे इस घटना से कि भैया शादी मत करो। नहीं तो भाई ये तो मामला ऐसा है ना, वो सुख मिलने से ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई मैरिज इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर ना होने दें। हिंदू धर्म को बचाना है तो हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण संस्था ये मैरिज, ये शादी, ये विवाह, इस संस्कार को बचाना होगा सभी को मिलके। बाकी और दूसरी चीज़ों से मैं पहनावा करके और उन सब चीज़ों से नहीं वो पर्टिकुलर सोसाइटी या धर्म बचेगा। आप उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाइए, अदरवाइज लोग कामयाब हो रहे हैं इसको बदनाम करने में। वो धीरे धीरे आपका ही धर्म बदनाम होता जाएगा और इसको ख़त्म करके अपने आप ही फतेह हो जाएगी, अपने आप ही किला जीत लेंगे। तो भैया इस पे काम करें, तो एग्रीमेंट की तरफ जल्दी बढ़े। नहीं तो सरकार भी एक प्रोविज़न बनाए कि जब वो मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा या जो भी कोर्ट मैरिज में जो है कि एक एग्रीमेंट बन जाए भाई, अगर इन केस जैसे बोलते हैं ना एक एग्रीमेंट, भाई इन केस अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो इतने में मामला सेटल हो जाएगा, पहले से पहले ये बात तय हो जाए। ठीक है, जैसे कि वो हम कोई होम लोन लेते हैं, कार लोन, आजकल तो लोन पे भी लोन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो वन काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं पहले से ही हमें डर हो जाए, भैया पहले से नहीं, एक प्रिकॉशन है। जरूरी थोड़ी है कि आप 15 साल गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट ही होता है अब इंश्योरेंस। ऐसे बहुत से लोग हैं 15 साल आपने गाड़ी चलाई, आपने इंश्योरेंस भी कराते रहे और आप सही भी रहे और बाद में आपने दूसरी गाड़ी भी ले ली। जरूरी तो नहीं है ना, हर आदमी तो इंश्योरेंस नहीं लेता। तो एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कि वो आपके पास हो कि अगर इन केस ये मैरिज में कुछ इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम आए तो आप कैसे इसको ठीक करेंगे। एकेडमिक्स में रिलेशनशिप का चैप्टर मैं कहूँगा बल्कि एक पूरा सब्जेक्ट होना ही चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। अगर आप 10+2 लेवल पे नहीं कर सकते तो ग्रेजुएशन लेवल पे हर एक में फाउंडेशन कोर्सेज में होना चाहिए कि भैया रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ाओ। रिलेशनशिप नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, मैं मेरे भी एप्लीकेशन पे रिलेशनशिप पे कोर्स आएगा, उस पर आप डाउनलोड करें कि भाई रिलेशनशिप को पता होना चाहिए ना कैसे, हाउ टू हैंडल द रिलेशनशिप्स। और भी बहुत सारे बड़े बढ़िया लोग हैं जो
इस पे काम कर रहे हैं, सर्च आउट करें और उसको सीखें, क्योंकि रिलेशनशिप आपने नहीं सीखा और कितनी कोडिंग, कितनी प्रोग्रामिंग, कितने ही दुनिया भर के आपने आर्किटेक्चर और वो सब सीख लिया हो, जिंदगी में ये भी भाई प्रोफेशन जो है वो चौथा पाया ही है ना, वो आगे इस पॉइंट में आएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने प्रोफेशन को या एकेडमिक नॉलेज को ना दें, क्योंकि ये जो चार पाए हैं हमारी कुर्सी के, हमारा फिजिकल, हमारा फिनेंशियल, फिर हमारा इमोशनल और हमारा रिलेशनशिप, तो ये जो फिनेंशियल है, ये प्रोफेशन है ना, एक ही पाया है, कुर्सी का एक पाया है। अगर एक पाया कमजोर आपने बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया और तीन पे काम नहीं किया, तो वैसे भी मामला गड़बड़ होने वाला ही है। तो भैया उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना करें, उसको ज़िंदगी का 25% ही वैल्यू दें जितने की वो रखता है, वो फिनेंस को मैनेज करने के लिए, प्रोफेशन को मैनेज करने के लिए। अदरवाइज और ज़िंदगी ना, जैसे वो बीच में वीडियो में भी आ रहा था, हर चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं चलती, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में नहीं चलती। नहीं तो कोई अगर जैसे किसी का पैसा मार लेता है, किसी का पैसा ले लेता है और किसी को उसे पैसा देना पड़ता है, तो भैया पैसे का लॉस है, बड़ा लॉस ये नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग देकर लॉस करके अगर हमें ज़िंदगी में सुकून मिल सकता है, नॉन लिविंग थिंग जा रही है, कोई लॉस अगर पैसे का हो रहा है, तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मामला ये कम में सेटल हो रहा है। नॉन लिविंग को जाने दीजिए, घर, मकान, गाड़ी, पैसा थोड़ा बहुत देना पड़ रहा है तो हंस के दीजिए, खुशी का दीजिए कि आप इस काबिल बने कि आप अपने किसी के लिए उतना कर सके, उतना कर सके। अगली बात, किसी के द्वारा भी एक्सप्लॉइट ना हो। जो मैं बात कह रहा हूं कि थर्ड पर्सन जब आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ऐसे ही हमेशा बी ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी पे हमेशा काम करें। क्योंकि अब बड़े मजे की बात देखिए आप, ये नॉर्मली मूवीज वगैरह में बोला जाता है, जो करप्ट लोग हैं, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, दे आर नेवर कंफ्यूज्ड। है ना मजे की बात, दे आर नेवर कंफ्यूज, दे आर ऑलवेज वेरी क्लियर, ठक, ये बात है, मुंह पे बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं। एंड द गुड पीपल आर मोर कंफ्यूज, मोर फियरफुल। तो भैया आपकी गुडनेस आपको फियरफुल क्यों बना रही है? इसका मतलब परवरिश में दिक्कत है, इसका मतलब जो भी आपने सीख रहे हैं ना लाइफ में, वहां पे गड़बड़ कर दी कि आपको कोई भी एक्सप्लॉइट कर जाएगा। फियर सबसे बड़ा दुश्मन है, और फियर में ये नहीं बोल रहा इमेजिनरी होता है। डेंजर और फियर में यही अंतर है, डेंजर ऑलवेज विल बी देयर और फियर आप क्रिएट करते हो, आप क्रिएट कर रहे हो, आपने उसको रियल मान लिया। तो डेंजर हमेशा रहेगा, फियर आप क्रिएट करोगे, वो बढ़ेगा उसके बाद। तो भैया आप अगर फियरफुल रहोगे तो लोग आपके जैसे देख लेंगे आपके चेहरे पे, वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो देखेंगे ना, यू आर फियरफुल नॉट टू बी ए वेरी, मतलब थोड़ा रूड बनने से आप डरते हैं, आप लोगों के इमोशन खरीदना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा, मैं बहुत नाइस हूं, तो बस आपकी नाइसनेस का ही फायदा उठाया जाएगा। आपके पास पैसे मांगे जाते हैं और आप पैसा दे सकते हैं, तो आपके पैसे का फायदा उठाया जाएगा। तो भाई आपको जैसे रिलेशनशिप पे काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने फाइनेंस के फंडों पे भी काम करना है। अदरवाइज लोग तो एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ब्लंट, महाबदतमीज लोग, बिल्कुल मुंह फट लोग होते हैं, दूसरे का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं और मजे भी ले रहे होते हैं। लेकिन आप और जो बहुत से जो अच्छे लोग बनने की कोशिश में, वो अपनी ऐसी तैसी करवा रहे होते हैं, अपना एक्सप्लॉइटेशन करवा रहे होते हैं, उससे आप रुकिए। आपको दूसरे का शोषण नहीं करना है, लेकिन आपको दूसरे के शोषण से भी बचना है। कहते हैं ना किसी को दुख मत दो, तो भैया किसी के द्वारा अननेसेसरी का दुख भी मत लो। डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड बाय समवन एल्स। कोई फियरफुल अगर आपको करे कि भैया तुम्हें ऐसे कर देंगे, बदनाम कर देंगे, वहां आ जा भाई, चलो भैया क्या बदनाम करो, बांध लगोटी, बांध सिर पे, जैसे बोलते हैं ना, हाँ भैया आ गए हम, तो हम बताओ कहाँ चलना, जेल में चलना है, यहाँ चलना, वहाँ चलना, बताओ। क्योंकि आप पे कोई फॉल्स एलिगेशन लगा के या आपका गलत फायदा उठा के, आपकी नाइसनेस का फायदा उठा के आपको बदनाम कर देंगे, आपको ये कर देंगे, तो कोई भी आपका मिसयूज कर देगा। मतलब आपके फियर का इस्तेमाल किया जाता है, आपके चेहरे पे फियर दिख रहा है नाइसनेस का, बिकॉज यू वांट टू बी नाइस। तो अपनी पर्सनैलिटी पे लगातार काम करते रहिए। पेन या जो पर उसी से रिलेटेड है कि मर्द को क्षमता अपनी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो पैसे का लॉस हो रहा है
या जो एक्सप्लॉयटेशन का हो रहा है, सहन शक्ति हो रही है, क्योंकि भाई गर्ल्स आर ऑलवेज पावरफुल। तो मर्द को वो अपनी सुपीरियरिटी साबित करनी पड़ेगी, सिर्फ फिजिकल पावर से नहीं। अपनी आर्टिकुलेट करें, अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करते रहें, तभी एवरीबडी, एवरी गर्ल रेस्पेक्ट ए बोल्ड मैन। हर लड़की, हर महिला एक बोल्ड हस्बैंड चाहती है, एक मजबूत हस्बैंड चाहती है। मजबूत सिर्फ शारीरिक नहीं, मेंटली भी मजबूत चाहती है, फाइनेंशियली भी मजबूत चाहती है। अब देखो मजा, नहीं तो वो कमजोर कर देगी। मैन को फेस करना ही पड़ेगा, चाहे फाइनेंशियल चीजें हों, सोशल चीजें हों, उसको फेस करना पड़ेगा। मैन हैव्स टू प्रूव हिमसेल्फ ना। बचपन जब से हम ये धरती बनी है तब से वो चाहे जंगलों में रह रहा था, शिकार कर रहा था, कितने खतरे थे उस समय, कितने खतरे थे। सोचो ना उस समय कितने खतरे थे, जंगली जानवर थे दुनिया भर के, उस समय भी सरवाइव किया है मैन ने। तो आज तो सिर्फ क्या है, सोशल मीडिया में बदनाम होने के खतरे से डर जाओगे, या कोई एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा आप गीदड़ भक्तियों से, धमकाने से, या कोई भी आपको कुछ बोल दे और आप उससे वही काम कर लोगे उसमें। तो यू नीड टू बिकम। और लास्ट में फिर से मैं उसी पे ख़त्म करना चाहूँगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो ऐसे बन गया, लेकिन जो अपनी बात कही जाए मैंने 2-4 पॉइंटों में लिखी थी, कुछ बात रह गई है तो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो ये मुक्ति वाली बात, ये बात कर लीजिए कि ये जन्म आपने लिया है तो आखिरी दिन तक आपको काम करना पड़ेगा, लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन है ही, अब इसको डांस समझ के संघर्ष कर लो, नृत्य समझ के ना चलो, या फिर इसे पीड़ा समझ के कर लो, करना तो आपको पड़ेगा। और ये जो बीच में पलायनवादी नीति और उससे भागने वाली जो चीज़ें हैं, 100 वर्ष तक भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, 100 वर्ष तक भी आपको जगह नहीं मिलेगी। एंड यू डिड नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय टेकिंग दिस काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेप्स। ये कुछ, इससे कुछ सॉल्व होगा नहीं। सॉल्यूशन तो आपको करना पड़ेगा, आपको डटना पड़ेगा। मैदान में डटो और मुकाबला करो, मैन बनो। और अगर आप वीमेन हैं तो उस मैन की ताकत बनो। आप खुद भी सशक्तिकरण रहो। कहते हैं ना, एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ, और ऐसे ही बर्बाद व्यक्ति के पीछे भी एक लेडीज का हाथ होता है। तो मतलब ऑलरेडी, क्योंकि दोनों ना एक दूसरे का कोटि पूरक हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो जबरदस्त अर्धनारीश्वर है। ये शिव पार्वती का संगम है। तो आशा करता हूँ मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाया हूँ। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक था, बड़ा सीरियस टॉपिक था। इस पे आपसे बात करने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने फिनेंस पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने फिजिकल इमोशनल एनर्जी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा ये वीडियो, शेयर कीजिएगा अगर इसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन इन्फॉर्मेशन लगी। नमस्कार।